हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। मैं नरेंद्र तोमर एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। हम इस वीडियो में वैद्युत धारा चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कल का छोड़ा हुआ टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम वैद्युत प्रतिरोध की विमा ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का एक बहुविकल्पी बनकर एक क्वेश्चन आता है, जिसमें 4 विमाएं दे रखी होती हैं, जिनमें से एक तुम्हारे वाले वैद्युत प्रतिरोध की विमा होती है, तो आपको उसी पर टिक लगाना होता है। जब तक कि हम इस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन या बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करें, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बेल आइकन को दबाकर हमको अपना हल्का सा प्रेम लौटा दीजिएगा। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। वैद्युत प्रतिरोध की विमा। वैद्युत प्रतिरोध, जस्ट कल वाले लेक्चर में हमने वैद्युत प्रतिरोध का एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया था। वैद्युत प्रतिरोध R से डिनोट करते हैं, तो R बराबर होता है V/I। अगर हमें R की विमा ज्ञात करनी है, जैसे हमें ये तो फॉर्मूला मालूम ही है कि R बराबर V/I होता है, ये हम जानते हैं, और हमें ज्ञात करनी है R की विमा। तो R की अगर हमें विमा ज्ञात करनी है, तो R की विमा बराबर होगी V की विमा अपॉन I की विमा। I की विमा, क्योंकि I वैद्युत धारा एक मूल राशि होती है जिसकी विमा A होती है। अब बात आती है B की। यदि हमें B की विमा मालूम हो जाए, तो B की विमा को ऊपर रख के और उसके अपॉन में I की विमा मतलब जो A होती है उसको नीचे रख के हम फाइनली R की विमा ज्ञात कर सकते हैं। परंतु V की विमा हम ज्ञात कैसे करेंगे? V की विमा को ज्ञात करने के लिए देखो, V की विमा यदि ज्ञात करना है तो E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है V/L। E की वैल्यू यही होती है V/L। अगर E की वैल्यू V/L होती है, मालूम है कि नहीं मालूम है? E की वैल्यू V/L भी होती है। अगर हमें E की वैल्यू V/L होती है, अगर हमें यहां से V की विमा निकालनी है, तो ये हो जाएगा EL बराबर V। E की वैल्यू आप जानते ही हो Q। F बराबर क्या होता है? QE। और यहां से यदि E बराबर निकालेंगे तो E बराबर हो जाएगा F/Q। ठीक है, तो E की वैल्यू को हम यहां पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा F/Q इंटू L बराबर B। F की विमा क्या होती है? अब देखो, Q को भी हम लिख सकते हैं, Q बराबर होता है IT। तो यहां से यदि हमें V की विमा ज्ञात करनी है, तो V की विमा बराबर हो जाएगी F की विमा इंटू L की विमा अपॉन Q की वैल्यू क्या है? IT। तो IT की विमा। F बल होता है, तो बल की विमा होती है MLT-2। ये बल की विमा हो गई। L लंबाई होती है, लंबाई की विमा L होती है, अपॉन I वैद्युत धारा की विमा A, और T समय, तो T की विमा T। अब यहां से अगर देखें तो A ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा M तो है ही है, L1 और L1, तो L²। T ऊपर जाएगा तो T की पावर -3, और ये ऊपर जाएगा A, तो A की पावर -1। ये किसकी विमा निकल के आ गई? ये विमा निकल के आ गई आपकी V की। अब इस V की विमा को अगर हम यहाँ पे रख के बट्टे में I की विमा इस्तेमाल कर लें, तो फाइनली हमारे पास में R की विमा निकल आएगी। तो देखिएगा, V की विमा क्या है? V की विमा है ML² T-3 और A की पावर -1 अपॉन I की विमा A, तो A। अब ये A की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1,
तो इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा ml² t-3 और a की पावर -2। ये फाइनली विमा निकल के आ गई r की। तो अगर r की विमा कोई पूछे तो हम जनरली आंसर दे सकते हैं ml² t-3 a-2। तो आपको बस थोड़ा सा समय लगा और आपने r की विमा को फाइंड आउट कर लिया। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरुआत करें। इतना अच्छा टॉपिक है जो 1 नंबर में पूछा जाता है, 1 ओम की परिभाषा। जनरली 1 ओम की परिभाषा बेसिकली ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है। तो एक बार आपको फिर अपने दिमाग को हल्का सा बोर्ड की तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन देना है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो 1 ओम, 1 ओम देखो 1 ओम का मतलब क्या होता है। B बराबर क्या होता है IR। यहां से यदि R की वैल्यू देखें तो वो हो जाएगा V/I। R का मात्रक ओम होता है और 1 ओम की डेफिनेशन चाहिए। इसका मतलब हमारे पास में किसी भी प्रकार से R की वैल्यू 1 आनी चाहिए, क्योंकि V वोल्ट, I एम्पियर, B मतलब B वोल्टेज, वोल्टेज का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, I एम्पियर, एम्पियर मतलब I का मात्रक होता है। तो अगर हम वोल्ट अपॉन एम्पियर लिखेंगे तो उसी को ओम बोल सकते हैं। तो हमें किसी भी प्रकार से R की वैल्यू 1 ओम चाहिए। और 1 ओम कब आ सकती है, यदि हम B की जगह पर भी वैल्यू 1 रख दें और I की जगह पर भी वैल्यू 1 रख दें तो हमें R की वैल्यू 1 प्राप्त हो जाएगी। तो यदि V बराबर 1 ओम 1 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर, तो R बराबर हो जाएगा 1/1, मतलब R बराबर 1 ओम। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि हम B की वैल्यू 1 रखें और I की वैल्यू 1 रखें तो R का मान भी 1 ओम आ जाएगा। तो आप इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देनी है, मतलब एक परिभाषा देनी है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य में विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। दोबारा समझिएगा, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य में जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट हो और उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो सिंपल वर्डों में हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। 1 ओम की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप आराम से बोल सकते हैं, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य में जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट हो तथा उसमें बहने वाली जो वैद्युत धारा का मान है वो 1 एम्पियर हो तो उस चालक सिरों में जो चालक तार का प्रतिरोध है या जो चालक का प्रतिरोध है वो हमेशा 1 ओम होगा। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि यदि हम V को 1 रखें और I को 1 रखें तो R का मान स्वतः ही 1 आ जाएगा। इसी के आधार पर हमने उसे परिभाषित कर दिया, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य में जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट हो तथा उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो तो समझ लीजिएगा उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा।
सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे अगर हम बात करें, यहां तक तो बात क्लियर हो गई, एक ओम की डेफिनेशन। अब बड़ा एक फेमस नियम है ओम का नियम। ओम का नियम ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट। ओम का नियम, जनरली ओम का नियम कहता क्या है, बस ये समझना है आपको। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि यदि हमारे पास में कोई चालक है और उस चालक की हम भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना करें, ना तो उसका ताप बढ़ाएं ना ही उसका दाब बढ़ाएं। कोई हमारे पास में चालक है और चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना करें, मतलब ना तो उसका ताप बढ़ाएं और ना ही उसका दाब बढ़ाएं, मतलब जैसी उसकी भौतिक अवस्थाएं हैं वो वैसी ही रहनी चाहिए। तो नोट, ना तो हमें दाब चेंज करना है और ना ही हमें उसका ताप चेंज करना है। तो कहने का मतलब, अगर उस चालक तार में कोई बहने वाली धारा आई है तो वो बहने वाली धारा उसमें उपस्थित, जो उसके सिरों के मध्य में जो उपस्थित है विभवांतर, उसके समानुपाती होती है। दोबारा समझिएगा, यदि इस नियम, जो ओम का नियम है, वो ये कहता है यदि कोई चालक तार है और उसमें, अगर उसमें कोई धारा आई बह रही है और उसके बीच, मतलब उसके सिरों के मध्य में जो विभवांतर है वो V है, तो I का मान हमेशा V के समानुपाती होता है। मतलब यदि I की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो V की वैल्यू बढ़ेगी और यदि I की वैल्यू को घटाएंगे तो V की वैल्यू घटेगी। ऐसे ही यदि V की वैल्यू को घटाएंगे तो I की वैल्यू घटेगी और ऐसे ही यदि V की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो I की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे ये कोई चालक तार है और इसके, जो मान लीजिएगा इसका सिरा B है और ये सिरा इसका मान लीजिएगा A है, और इन दोनों सिरों के मध्य में जो विभवांतर है वो V है। इसमें जो बहने वाली वैद्युत धारा है वो I है। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जो हमारे पास में यदि कोई चालक तार है, यदि आप यहां पे लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें तो इस नियम के अनुसार चालक तार में बहने वाली धारा I, बहने वाली धारा I सिरों के मध्य उपस्थित विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब बड़ा सिंपल सा नियम है, कह रहा है यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो जो चालक तार में बहने वाली धारा I है वो चालक तार के सिरों के मध्य में जो विभवांतर उपस्थित होता है उसके समानुपाती होती है। कहने का मतलब, यदि विभवांतर की वैल्यू को बढ़ा दोगे तो उसमें बहने वाली वैद्युत धारा की वैल्यू बढ़ जाएगी, और यदि विभवांतर की वैल्यू को घटा दोगे तो उसमें बहने वाली वैद्युत धारा की वैल्यू घट जाएगी। अब देखिएगा, जो नियम कहता है उसी नियम से करते हैं।
मतलब यहां पर मैं एक हल्का सा इस नियम से या इस नियम से जो V है वो समानुपाती होता है I के। सॉरी, उल्टा लिख दिया आपने। I जो है वो समानुपाती होता है V के। तो यहाँ पे I समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है और वो नियतांक होता है 1/r और V। तो यहाँ 1/r बराबर नियतांक, और जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये I इधर पहुंच जाएगी तो B बराबर हो जाएगा IR। इसी को कहते हैं ओम का नियम। कहने का मतलब B बराबर IR ही ओम का नियम कहलाता है। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना करें तो उसमें बहने वाली जो वैद्युत धारा है वो चालक तार के मध्य में उपस्थित विभवांतर के समानुपाती होती है, और जो I होता है वो समानुपाती होता है V के। तो जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लेना पड़ता है, और वो नियतांक यहाँ पर 1/r है, और इसी R को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, मतलब वैद्युत प्रतिरोध। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, और यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरुआत करें। नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो का मतलब क्या होता है? देखो, रो को समझने के लिए आपको दो टॉपिकों की अति आवश्यकता होगी। दो टॉपिक कौन कौन से? पहली, धारा घनत्व। धारा घनत्व हमारा क्या होता है? धारा घनत्व का मतलब ये होता है कि जब किसी चालक से धारा निकलती है तो उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अवलंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत धारा होती है उसी को हम उसका धारा घनत्व कहते हैं। अगर सरल भाषा में बोला जाए तो आप ये बोल सकते हैं चालक में से कितनी वैद्युत धारा निकल रही है, कितनी पास पास होके निकल रही है, वही उसका धारा घनत्व कहलाता है। जैसे चालक तार है, उसका मुंह अगर छोटा है तो वैद्युत धारा ज्यादा पास पास होके निकलेगी। अगर वैद्युत धारा, उसका चालक तार का मुंह बड़ा है तो वैद्युत धारा दूर दूर होके निकलेगी, क्योंकि जब बड़ा उसका मुंह होगा तो दूर दूर होके आसानी से निकल सकती है। और जब मजबूरी बन जाएगी, यदि उसका छोटा मुंह है तो जाहिर सी बात है कि उसमें से उस वैद्युत धारा को पास पास होके निकलना पड़ेगा। तो जिसमें से पास पास होके निकलती है वो धारा घनत्व तो ज्यादा होता है उसका, और जिसमें से दूर दूर होके निकलती है उसका धारा घनत्व तो कम होता है। ये जनरल बात हो गई। दूसरी बात आती है वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब आप जानते ही हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र जहां पर वैद्युत बल रेखाएं मतलब उपस्थित होती हैं, और जहां पर हम कोई वैद्युत आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र को हम E से डिनोट करते हैं, और जो घनत्व होता है उसको हम J से डिनोट करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास में आती है बात विशिष्ट प्रतिरोध की, तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, यदि किसी चालक में से कोई वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, किसी चालक में से कोई वैद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रही है? I। तो उस चालक के अंदर किसी बिंदु पर, मेरी बात समझना दोबारा से, यदि कोई चालक तार है और उसमें से वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक के अंदर किसी बिंदु पर E मतलब वैद्युत क्षेत्र, J मतलब धारा घनत्व, इन दोनों के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन हो गई ना। अगर हमारे पास में कोई चालक तार है और उस चालक में से वैद्युत धारा गुजर रही है, तो उस चालक तार के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है वो और धारा घनत्व की वैल्यू है वो, उन दोनों के रेशियो को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। हम इसको एक बार लिख के बता देते हैं आपको। यदि किसी चालक तार से वैद्युत धारा
प्रवाहित हो रही है तो चालक तार के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं तथा इसका मात्रक ओम मीटर, मतलब ओम और मीटर होता है। आप ये कह सकते हैं यदि किसी चालक तार से वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक तार के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं और रो का मात्रक ओम मीटर होता है। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है। अब एक बात सोचिएगा, जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध वो बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र बटे धारा घनत्व। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र E और धारा घनत्व J। तो रो बराबर E अपॉन J। यही हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आता है कि रो बराबर क्या होता है? E अपॉन J होता है। मतलब ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और इसका मात्रक देखो, रो का एक और फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, रो बराबर आर ए अपॉन एल भी होता है। आर क्या? प्रतिरोध, ए क्या? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अगर कोई चालक है तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एल क्या? उस चालक तार की लंबाई। एक्चुअल में ये कहां से प्राप्त हुआ आपको, ये आगे मैं आपको बता दूंगा कि ये कहां से प्राप्त हुआ, वो आगे आने वाला है। क्योंकि वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वहां से रो बराबर आर ए अपॉन एल निकल के आता है। क्यों आता है वो भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपको बस यहां तक ये समझना है कि विशिष्ट प्रतिरोध के दो फॉर्मूले होते हैं, रो बराबर ई अपॉन जे होता है और रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है। अगर यहां से रो का मात्रक निकाला जाए तो रो का मात्रक अगर हम यहां पे निकालते हैं, रो का मात्रक, तो रो का मात्रक अगर निकालेंगे तो रो का मात्रक बराबर हो जाएगा आर का मात्रक इंटू ए का मात्रक अपॉन एल, तो एल का मात्रक, तो रो का मात्रक बराबर हो जाएगा, आर क्या है? आर मतलब प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ओम। ए क्या है? क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन एल क्या है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्योंकि वो मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को हम मीटर गुणा मीटर लिख सकते हैं, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो रो का मात्रक निकल के आ जाएगा, रो का मात्रक बराबर ओम मीटर। ये रो का मात्रक निकल के आ गया। तो कहीं देर ना हो जाए, बस आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
विशिष्ट प्रतिरोध की विमा। एक्चुअल में नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसकी विमा क्या होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की विमा ज्ञात करने के लिए हमें पहले विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला जो जस्ट अभी निकल के ही गया है, इससे जस्ट पुरानी वाली हेडिंग, तो आप ये कह सकते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। अगर हमें रो की विमा चाहिए तो रो की विमा बराबर हो जाएगी आर की विमा इंटू ए की विमा, क्योंकि आर की विमा ये इंटू ए की विमा अपॉन एल की विमा, एल की विमा। तो रो की विमा बराबर हो जाएगी आर की विमा इंटू ए की विमा इंटू एल की विमा। देखो एक बात सोचिएगा, आर की विमा अभी निकाले थे आप, आर की विमा मतलब प्रतिरोध की विमा वो होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, यही निकाले थे। ए की विमा, ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई की विमा भी एल और चौड़ाई की विमा भी एल, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो एल स्क्वायर, तो क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी एल स्क्वायर अपॉन एल लंबाई, लंबाई की विमा एल। देखो एक बात सोचिएगा, तो ये हो जाएगा एल एम तो एम, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर तो एल की पावर 4 और नीचे से एक एल गई माइनस के, तो एल की पावर 4 में से एक गई तो एल की पावर 3, आगे टी माइनस 3 और आगे ए की पावर माइनस 2। तो ये हमारे पास में विमा आ गई रो की एम एल क्यू टी माइनस क्यू और ए माइनस 2। क्लियर बात हो गई कि नहीं? तो आप ये कह सकते हैं कि एम एल की पावर 3, टी की पावर माइनस 3, ए की पावर माइनस 2, यही विमा होती है विशिष्ट प्रतिरोध की। आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट चालकता, चालकता जिसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, विशिष्ट चालकता। अच्छा सा टॉपिक है, बड़ा अच्छी तरह से समझना भी है आपको। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब होता है वैद्युत धारा को रोकने वाला, और विशिष्ट चालकता, चालकता का मतलब होता है वैद्युत धारा को बढ़ोतरी देने वाला, मतलब बढ़ाने वाला। एक चीज रोकने वाली और एक चीज आगे बढ़ाने वाली, तो इसका मतलब एक दूसरे के उल्टे हुए कि नहीं हुए भाई? एक वैद्युत धारा को रोकने का काम करता है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, और एक वैद्युत धारा को आगे बढ़ाने का काम करता है जिसको हम चालकता कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता एक दूसरे के उल्टी होती है, तो ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता का उल्टा होता है। सिंपल, तो आप ये कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब उल्टे को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? विशिष्ट प्रतिरोध की जो व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब विशिष्ट चालकता मतलब विशिष्ट चालकता बराबर होगी, विशिष्ट चालकता बराबर 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता सिग्मा 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध रो। यहां से सिग्मा बराबर, रो का फॉर्मूला क्या होता है? आर ए अपॉन एल, तो यहां पे लिख सकते हैं 1 अपॉन आर ए अपॉन एल, एल ऊपर पहुंच जाएगा तो सिग्मा बराबर एल अपॉन आर ए। ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। मतलब सिग्मा अगर आप निकाल पाओ तो आराम से निकाल सकते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला हो जाएगा एल अपॉन आर ए। इसका मात्रक निकालेंगे। इससे पहले कि मात्रक निकालें एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे भी चलते हैं।
सिग्मा की विमा। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्मा की विमा, मतलब जो विशिष्ट चालकता है उसकी विमा कैसे निकालेंगे। तो विशिष्ट चालकता की विमा उल्टी हो जाएगी जो रो की विमा है। आप ये कह सकते हैं हम जानते हैं सिग्मा बराबर 1/रो। तो जो सिग्मा की विमा होगी वो बराबर होगी 1/रो की विमा। तो 1/रो की विमा क्या है, ये नीचे लिखी हुई है। तो ये है ML3 और A-2। अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो m की पावर -1 हो जाएगी, मतलब घातों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी L-3, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी ऊपर जाने पर, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगी। तो विशिष्ट चालकता की विमा आ जाएगी M-1, L-3, T3, A2। क्लियर बात हो गई कि नहीं? यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आई होप पूरी तरह से आपको आ गया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट पूरे का ले लीजिएगा, मैं फिर इस पूरे को रफ कर देता हूं। अगली हेडिंग विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता कहते हैं सिग्मा को और धारा घनत्व कहते हैं जे को। इन दोनों में हमें रिलेशनशिप निकालनी है। तो देखिए, अगर रिलेशनशिप निकालने के लिए हमें दोनों के फॉर्मूला मालूम होने चाहिए। उन दोनों फॉर्मूलाओं में जो चीज मतलब एक तरीका एक जैसी लग रही हो, उसमें से उस वैल्यू को उठा के दूसरे वाले में लगा दीजिएगा और उससे कोई ना कोई रिलेशनशिप निकल के आएगा। शायद वो आप वाला ही रिलेशनशिप हो, एक बार देखते हैं। तो देखिएगा, सिग्मा का फॉर्मूला हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है 1/रो, समीकरण नंबर 1। और यदि हम रो की बात करें तो रो बराबर होता है E/J, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से रो का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 से रो का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो सिग्मा बराबर 1/रो की वैल्यू क्या है E/J, जे ऊपर पहुंच जाएगी तो सिग्मा बराबर J/E। यहां पर सिग्मा विशिष्ट चालकता, जे धारा घनत्व, इन दोनों में संबंध निकल के सामने आ जाएगा। तो आप यहां कह सकते हैं यहां सिग्मा बराबर विशिष्ट चालकता और जे बराबर धारा घनत्व। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि सिग्मा मतलब एक तरीका से विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में क्या रिलेशनशिप होता है, वो आपके सामने निकल के आ गया। सिग्मा बराबर J/E। आई होप ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। तो देर किस बात की, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मुझे और भी वीडियो बनाने का पूरी तरह से कॉन्फिडेंस प्राप्त हो सके। धन्यवाद।